संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम कपमार्क की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम कपमार्क की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रिबेट कॉर्नर, यशोधर मठपाल, हेनवुड, यशवंत सिंह कटोच। ठीक है, जो कपमार्क हैं, कपमार्क क्या है कि विशाल शिलाखंडों पर ओखली के आकार के जो उथले गड्ढे को प्राकृतिक भाषा में कपमार्क कहा गया है। ठीक है, जो शिलाखंड होते हैं उनमें ओखली के आकार के जो उथले गड्ढे होते हैं उनको कपमार्क कहते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम कपमार्क की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम की थी हेनवुड महोदय ने 1856 में। ठीक है, इन्होंने की थी चंपावत के देवीधुरा में कपमार्क की खोज। इसी प्रकार के जो कपमार्क हैं रिवेट कॉर्नर ने भी 1877 में 200 गड्ढे खोज निकाले थे। कहाँ? अल्मोड़ा के द्वाराहाट में चंद्रेश्वर मंदिर में। ठीक है, चंद्रेश्वर मंदिर के पास इन्होंने भी रिवेट कॉर्नर ने भी क्या 200 गड्ढे खोज निकाले थे इसी प्रकार के। ठीक है, इसी प्रकार से यशोधर मठपाल ने भी क्या किया था, जो पश्चिमी रामगंगा और नदी घाटी में नौलाजौल, नौगांव, जो मुनिया की टाई नामक स्थानों से क्या इसी प्रकार के गड्ढे प्राप्त किए थे। और यशवंत सिंह कटोच ने भी गढ़वाल में इसी प्रकार कपमार्क और गड्ढे प्राप्त किए थे, जिसमें गोपेश्वर के पास मंडल से भी प्राप्त किया था। पश्चिमी नया नदी घाटी में स्थित ग्वाड़ क्षेत्र से प्राप्त किए थे इस प्रकार के गड्ढे। ठीक है, अब जो दूसरा प्रश्न है वो है कि किसने ताम्र मानवाकृतियों को यागिक कुठार कहा था? किसने कहा था कि ताम्र मानवाकृतियां, जो ताम्र मानवाकृतियां प्राप्त हुई ये यागिक कुठार हैं? ठीक है, जो ताम्र मानवाकृतियां हैं आदि ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड में भी क्या तांबे का इस्तेमाल करने वाली संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, जो कि हरिद्वार जनपद के बहादुराबाद से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर क्या थी कि तांबे की चूड़ियां, तांबे का भालाग व लोहित मृदभांड भी प्राप्त हुए थे। ठीक है, जिस प्रकार की जो मानवाकृतियां थी ये 8 मानवाकृतियों के रूप में कहा बनकोट पिथौरागढ़ में भी 1889 में प्राप्त हुई थी। ठीक है, और जो ये ताम्र मानवाकृतियां थी इनको यागिक कुठार किसने कहा? ये कहा अलचिन दंपति ने इन ताम्र मानवाकृतियों को यागिक कुठार कहा। ठीक है, MP जोशी ने इन ताम्र मानवाकृतियों को अनुष्ठानिक पुरुष कहा। क्या कहा? अनुष्ठानिक पुरुष। ठीक है, और डीपी शर्मा ने इनको स्कंद कुठार या हमला करने वाली कुल्हाड़ी के समान बताया, स्कंद कुठार। ठीक है, जो ये ताम्र मानवाकृतियां थी। ये जो ताम्र मानवाकृतियां हैं, एक आकृति अल्मोड़ा में भी मिली जो कि 1986 में अल्मोड़ा में भी प्राप्त हुई। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 है कि मलारी में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने प्रथम सर्वेक्षण कब किया था? जो मलारी है वहां पर गढ़वाल विश्वविद्यालय ने प्रथम सर्वेक्षण कब किया था? ऑप्शन है 1980 से 1990, 1983 से 2001, 1985 से 2000, 1990 से 1995। ठीक है, सबसे पहले जो मलारी है, मलारी की खोज हुई थी 1953 में। किसने की थी? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने की थी 1953 में मलारी की खोज। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन है कि मलारी में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने प्रथम सर्वेक्षण कब किया, तो इन्होंने प्रथम जो सर्वेक्षण किया था 1983 से 2001 के मध्य प्रथम सर्वेक्षण किया था गढ़वाल विश्वविद्यालय में। इन्होंने हिमालय वृषभ, गाय या जीव के कंकाल प्राप्त किए थे। यहाँ साथ ही साथ यहाँ एक विशिष्ट प्रकार के मृदभांड जिसकी हथी पर क्या मोनाल बना था। ठीक है, वो भी प्राप्त किए गढ़वाल विश्वविद्यालय ने यहाँ पर। ठीक है,
चौथा जो प्रश्न है कि निम्न में से किस जगह मध्य एशियाई ईरान के प्राचीन पशुचारक समाज वाली प्रथा देखने को मिलती है? निम्न में से किस जगह जो मध्य एशियाई ईरान में जो प्राचीन प्रचलित पशुचारक जो समाज में जो प्रथा थी, प्रचलित प्रथा थी, वो किस जगह देखने को मिलती है? ऑप्शन है थापली, मलारी, पुरोला और काशीपुर। ठीक है, इसका आंसर है वो है मलारी में। ठीक है, कि 2000 जब गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 2002 से दूसरा सर्वेक्षण किया मलारी में, तो उन्होंने यहाँ पाया कि एक संपूर्ण नर कंकाल पाया, जो कि क्या ओधे मुंह घुटने पर मोड़कर लेटाया गया था। ओधे मुंह घुटने पर लेटाया गया था यहाँ पर, और उस जो नर कंकाल था उसके चेहरे पर कितना 5.2 किलो का सोने का मुखौटा प्राप्त किया था। ठीक है, और जो लेटाने की प्रक्रिया थी नर कंकाल को ओधे मुंह घुटने मोड़कर लेटाने की जो प्रक्रिया थी, ये मध्य एशियाई ईरान के जो पशुचारक थे उनमें प्रचलित थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तराखंड के किस स्थान से पाकिस्तान के स्वात घाटी के समान मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं? उत्तराखंड के किस स्थान से पाकिस्तान के स्वात घाटी के समान मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं? ठीक है, ऑप्शन है थापली, काशीपुर, मलारी, पुरोला। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है मलारी में ही पाकिस्तान के स्वात घाटी के समान मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ तांबे का कटोरा भी प्राप्त हुआ है मलारी में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस स्थान पर चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए? चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं किस स्थान पर? ठीक है, ऑप्शन है पुरोला, थापली, काशीपुर या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो किस स्थान पर प्राप्त हुए चित्रित धूसर मृदभांड? ठीक है, ये जो चित्रित धूसर मृदभांड हैं, ये ताम्रलिखित संस्कृतियों के उपरांत प्रकाश में आए। उत्तराखंड में आदि ऐतिहासिक काल की जो उत्तर अवस्था में जो चित्रित धूसर मृदभांड वाली संस्कृति, उसका प्रयोग देखा गया है। इसका जो सीधा संबंध है वो वैदिक संस्कृति से है। ठीक है, तो जो उत्तराखंड में चित्रित धूसर मृदभांड के अवशेष हैं, ये उपयुक्त सभी जगह पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस काल को धर्मशास्त्रों का काल कहा जाता है? किस काल को धर्मशास्त्रों का काल कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो है आदि ऐतिहासिक काल को धर्मशास्त्रों का काल या पुराणों का काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल को जानने के लिए जो पुरातात्विक साक्ष्य थे उनका तो अभाव था। ठीक है, और जिस कारण हमें के साहित्यिक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ा, और यह साहित्यिक साक्ष्य धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथ थे, इसलिए इस काल को धर्मशास्त्रों का काल या पुराणों का काल भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है उपनिषदों में उत्तराखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? जो उपनिषद थे उनमें उत्तराखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? पुण्य भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र भूमि या वाक देवी? ठीक है, तो कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया था? उपनिषदों में उत्तराखंड के लिए पुण्य भूमि शब्द प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, और ऋग्वेद में भी उत्तराखंड के लिए क्या मनुष्यों की भूमि के रूप में मिलता है या देवभूमि के रूप में मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? ऑप्शन है कौशिकतीय ब्राह्मण, रामायण, ऐत्रेय ब्राह्मण या महाभारत। तो किस ग्रंथ में किया गया था उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग? ठीक है, ये किया गया था ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और जो कौशिकतीय ब्राह्मण है इसमें उत्तराखंड के लिए वाक देवी अर्थात सरस्वती के निवास स्थल बद्रिकाश्रम की चर्चा मिलती है कौशिकतीय ब्राह्मण में। ठीक है, और जो रामायण है, रामायण में उत्तराखंड के लिए ऋषि भूमि शब्द प्रयुक्त किया गया था, और महाभारत में पवित्र क्षेत्र शब्द प्रयुक्त किया गया था उत्तराखंड के लिए। महाभारत में क्या पवित्र क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि महाभारत के किस पर्व में उत्तराखंड की सर्वाधिक चर्चा मिलती है?
महाभारत के किस पर्व में उत्तराखंड की सर्वाधिक चर्चा मिलती है? ऑप्शन है अरण्य पर्व या वन पर्व, आदि पर्व, उद्योग पर्व या और भीष्म पर्व। ठीक है, तो किस पर्व में उत्तराखंड की सर्वाधिक चर्चा मिलती है? तो ये मिलती है अरण्य पर्व या वन पर्व में। ठीक है, अरण्य पर्व या वन पर्व में उत्तराखंड की सर्वाधिक चर्चा मिलती है और इस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की यात्रा पर आने की भी चर्चा मिलती है। हरिद्वार से केदारनाथ तक की जो यात्रा के पड़ाव है उनकी भी चर्चा मिलती है अरण्य या वन पर्व में। और केदारनाथ को भृंग तुंग कहकर पुकारा गया है अरण्य या वन पर्व में। ठीक है, और जो आदि पर्व है, आदि पर्व में चर्चा मिलती है कि अर्जुन के द्वारा जो ऐरावत कुल के नाग कौरव के पुत्री उलूपी के साथ हरिद्वार में विवाह करने की चर्चा मिलती है आदि पर्व में। ठीक है, और इसके अतिरिक्त आदि पर्व में उत्तर कुरु व दक्षिण कुरु की भी चर्चा मिलती है। ठीक है, उद्योग पर्व में जो है, उद्योग पर्व में महाभारत के जो ये उद्योग पर्व है, इस पर्व में दुर्योधन के पक्षधर, जो दुर्योधन के पक्षधर थे, जो पर्वतीय जनों की चर्चा मिलती है उद्योग पर्व में। पर्वतीय जनों की चर्चा मिलती है किसमें? उद्योग पर्व में। ठीक है, और भीष्म पर्व जो है, भीष्म पर्व में उत्तराखंड में कुलिंद राज्य की चर्चा मिलती है भीष्म पर्व में। ठीक है, उत्तराखंड में कुलिंद राज्य की चर्चा भीष्म पर्व, अरण्य या वन पर्व और सभा पर्व, इनमें मिलती है उत्तराखंड में कुलिंद राज्य की चर्चा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है या राजभाषा माना गया है? तो देखिए, हिंदी को आपको बताना है तो देखिए, हिंदी सर्वप्रथम देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, और हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है, ये आपको मैं बता दूं। और संविधान की बात करें तो देखिए 343 से स्टार्ट है संविधान का अनुच्छेद। ठीक है, 343 संविधान के अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है, तो 343 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन की बात करें तो 352 से 360 आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? तो देखिए, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है, ऑप्शन देखिए किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास व डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरी दास वाजपेयी। सबसे पहले इन्होंने ही हिंदी व्याकरण को लिखा और हिंदी भाषा को स्थिर तथा परिष्कृत करने का प्रयास किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको नोट जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर की बात करें तो गांधी जयंती, 7 अप्रैल की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष की तो टेड्रोस अधानोम इसके अभी अध्यक्ष हैं। ठीक है, टेड्रोस अधानोम। ठीक है, WHO अभी काफ़ी चर्चा में है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो देखिए, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी काफ़ी डिवाइड होती है क्षेत्र के अनुसार। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड वीडियो आपको जरूर दूंगा। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ABC। ठीक है, पूर्वी हिंदी तो ABC से हो जाएगा, A से हो जाएगा अवधी, B से हो जाएगा बघेली और C से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। तो 3 भाषाएं पूर्वी हिंदी में आती हैं। तो भोजपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि भोजपुरी की बात करें तो ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किस रचनाकार ने हिंदी को हिंदवी कहा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस रचनाकार ने हिंदी को हिंदवी कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंदवी शब्द से पुकारा है। ठीक है, और अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, खड़ी बोली। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए, एक शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन भी
बनते हैं। तो कम बोलने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मितभाषी, यानी मित यानी कि कम और भाषी मतलब बोलने वाला। ठीक है, मितभाषी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी से रिलेटेड है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, आपको बताना है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजान बाहु। ठीक है, अजान बाहु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 80 शब्द का युग्म शब्द चुनिए। तो आपको देखिए हिंदी में ऐसे अनेक शब्द, आप पहले जान लीजिए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनका उच्चारण प्राय समान होता है किंतु अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक या युग्म शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि युग्म शब्द चुनिए किसका, 80 का। ठीक है, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा तलवार। ठीक है, 80 का राइट आंसर हो जाएगा तलवार। फिर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अमात्य का अर्थ आपको बताना है। तो अमात्य का अर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्री। ठीक है, अब उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उपसर्ग आपको पता है कि वाक्य के प्रथम में लगते हैं। ठीक है, शुरुआत में उपसर्ग लगते हैं और लास्ट में लगते हैं प्रत्यय। ठीक है, जब टॉपिक वाइज वीडियो आएगी तो मैं सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो आपको बताना है कि कु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो आपको बताना है कि कु उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द है, या कुपात्र, कुलीन, कुश या कुर्ता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुपात्र। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि कु सबके आगे है तो सब में उपसर्ग कु होगा, लेकिन अगर इस कु को हम हटा दें तो इससे एक नया सेंटेंस बनता है जो कि है पात्र। ठीक है, तो आप ऐसे भी जान सकते हैं। तो अगर इसमें कु उपसर्ग लगाते हैं तो ये कुपात्र बन जाता है। अगर बाकी ऑप्शन की बात करें तो कु को अगर हटा दें तो ये लीन बन जाता है, कु को हटाते तो ये शाह और ये ता। तो इनसे कोई नया शब्द नहीं बनता है, जबकि कु उपसर्ग किसी शब्द के प्रथम में उसके शब्द के अर्थ को बदलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है निर उपसर्ग से बना शब्द है। तो आपको बताना है कि निर उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्भय। ठीक है, निर्भय यानी कि भय नहीं लगता है जिसे। क्वेश्चन नंबर 12 है हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हजामत बनाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेवकूफ़ बनाना, किसी की हजामत बनाना या उसका बेवकूफ़ बनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है मुट्ठी गर्म करना। तो मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो मुट्ठी गर्म करना इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी को घूस देना। ठीक है, रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है इला किसका पर्यायवाची शब्द है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इला किसका पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी या धरती का पर्यायवाची शब्द है इला। क्वेश्चन नंबर 15 है रेणु शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए गाइस, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं समानार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, इनको आप जितना ज़्यादा रट लें उतना ही बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि इनमें याद करने वाली चीज़ें ही होती है। ठीक है, तो रेणु शब्द किसका पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूल। ठीक है, बाकी प्रसून फूल का पर्यायवाची होता है। कामायनी किसकी काव्य कृति है। तो देखिए अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनमें काव्य कृति से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा चुके हैं, चाहे वो उपन्यास हो किसी का, या जीवनी हो, या किसी का काव्य संग्रह। ठीक है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पद्मावत की भाषा क्या है। तो पद्मावत की रचना सर्वप्रथम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधि। ठीक है, अवधि में पद्मावत की रचना की गई थी, जिसमें कि मूवी भी आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद है कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख कविता है कुकुरमुत्ता। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरी जीवन यात्रा किस रचनाकार की आत्मकथा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम था केदार पांडे। ठीक है, तो मेरी जीवन यात्रा किस रचनाकार की आत्मकथा है। तो ये राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा है। इसके बाद देखिए रस से रिलेटेड है वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो आपको बताने की कुछ जो रस होते हैं
तो उनका स्थायी भाव काफी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो वी रस का स्थायी भाव है उत्साह। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।